मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर से मिशन रोजगार की शुरुआत की है। दिसंबर तक 5 लाख लोगों को नौकरी देने की प्लानिंग है। 4 साल में 4 लाख युवाओं को रोजगार भी दिया गया है। मिशन रोजगार को योगी सरकार ने किया तेज। दिसंबर तक 1 लाख सरकारी नौकरी देगी सरकार। सभी विभागों को सरकार की तरफ से निर्देश। सभी तैयारियां पूरी करने के सरकार ने दिए निर्देश। रुकी हुई भर्तियों को क्लियर करने के भी आदेश। शिक्षा, पुलिस, स्वास्थ्य, आबकारी विभाग में होगी भर्ती। कई अन्य विभागों में भी भर्ती तेज करने की तैयारी। मिशन तो चलिए, यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोशिश ये कर रहे हैं कि दिसंबर तक 1 लाख और ज्यादा नौकरियों को सृजित किया जाए और इसको लेकर तमाम जो विभाग हैं उन विभागों को निर्देशित कर दिया गया है कि जहां जहां पद खाली हैं उन पदों को भरा जाए, वहां पर नियुक्तियां निकाली जाएं। इसको लेकर विभागों को निर्देशित किया गया है। किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार इसमें आगे बढ़ेगी और कितना ये सक्सेसफुल होगा, इस पर हम आज चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। और इस बातचीत में, इस चर्चा में मेरे साथ हरीशचंद्र श्रीवास्तव साहब जुड़ रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। वेलकम सर आपका। डॉक्टर राजपाल कश्यप प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वेलकम सर आपका। और प्रेम कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल मेरा हरीशचंद्र श्रीवास्तव आपसे ही, किस तरीके से सरकार आगे बढ़ेगी, क्योंकि दिसंबर तक का टारगेट रखा गया है। लक्ष्य तो जरूर रखा जाता है, उस लक्ष्य की पूर्ति कैसे करेगी, उसका रोड मैप क्या होगा? देखिए, उत्तर प्रदेश के अभिनंदनीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी एक बहुत ही संवेदनशील, जन सरोकारों के प्रति समर्पित और दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी व्यक्ति। आपने देखा कि जिस तरह से इस 4 साल की सरकार के दौरान 4 लाख से ज्यादा उन्होंने सरकारी क्षेत्र में नौकरियां दी और 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को एमएसएमई सेक्टर, ओडीओपी, स्वरोजगार, इन सारे क्षेत्रों में जिस तरह से उन्होंने काम किया, जिस इच्छा शक्ति का उन्होंने मजबूती के साथ प्रदर्शन किया कि पहली दफा होगा कि एमएसएमई सेक्टर को बैंकों को प्रेरित करके 76,000 करोड़ का लोन वो एमएसएमई सेक्टर को दिया गया, जिसके कारण इतनी बड़ी संख्या में प्राइवेट सेक्टर में रोजगार सृजित हो सके। और जब पिछले वर्ष कोविड की महामारी के चलते पूरे देश भर से जो उत्तर प्रदेश के निवासी जिन जिन प्रदेशों में काम कर रहे थे, वहां से जब वापस अपने प्रदेश लौटे उस महासंकट में, तो आदरणीय योगी जी ने सबकी स्किल मैपिंग कराई और वो जो डाटा था वो डाटा प्राइवेट सेक्टर में सर्कुलेट किया और उससे 25 लाख लोगों को प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां हासिल हुई। इसी तरह अभी 2-3 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विभागों को निर्देश दिया था कि उनके यहाँ जो रिक्तियां खाली हैं उनका ब्यौरा उपलब्ध कराया जाए और उनकी नियुक्तियों को प्रोसेस किया जाए। और वो प्रोसेस प्रारंभ भी हो गया था। कर्मचारी चयन आयोग ने उस पर काम भी शुरू कर दिया था। सारे विभागों ने करीब करीब अपने विभाग की जो रिक्तियां थी उनका प्रपोजल बना के भेज भी दिया था। लेकिन ये व्यवधान चलिए, एक हरीशचंद्र जी मैं आपको रोकूंगा। और इस वक्त एक बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है। उत्तराखंड के नेता विपक्ष कांग्रेस की वरिष्ठ नेता इंदिरा हृदयेश का निधन हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, उत्तराखंड की सियासत की यह बड़ी खबर है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड में नेता विपक्ष का निधन हुआ है। उनका निधन बताया जा रहा है दिल्ली में हुआ है। उत्तराखंड सदन में ठहरी हुई थी, कांग्रेस पार्टी की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली आई थी और दिल्ली में उनका निधन हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उनके निधन पर दुख जताया है। एक
उत्तराखंड की सियासत और कांग्रेस की सियासत को अगर समझिए तो एक बहुत बड़ा नुकसान है। इंदिरा हृदयेश उत्तराखंड की राजनीति में एक बड़ा नाम, जिनका निधन हुआ है। फहीम इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। फहीम, उम्र तो थी इंदिरा हृदयेश की, लेकिन तत्कालिक अभी बहुत दिनों से बीमार क्या चल रही थी, वजह क्या बताई जा रही है उनके निधन की? देखिए, कारण को लेकर के अभी स्पष्ट तौर पर किसी तरीके का कोई बयान या जानकारी नहीं आई है, लेकिन जो जानकारी है उसके हिसाब से ये है कि कोविड से अभी वो कुछ दिन पहले ही रिकवर हुई थी और उससे पहले भी उनको पिछली जो पहली लहर थी उसमें भी कोविड हुआ था उनको इस साथ 2020 के अंतिम दिनों में, और उसमें भी उनको बहुत तेज निमोनिया हुआ था। उनको एम्स में भर्ती होना पड़ा था दिल्ली जाकर के, और बाकायदा सरकार ने हेलीकॉप्टर से भेजा था। और उसके अलावा भी वो काफी दिनों से बीमार चल रही थी, क्योंकि आयु के हिसाब से उनकी कई बीमारियां, उनको दिक्कत थी, उनको वो शुगर पेशेंट भी थी। लिहाजा दिल्ली में बैठक, क्योंकि कल बड़ी मैराथन बैठक हुई है दिल्ली में चुनावी रणनीति को लेकर के प्रदेश प्रभारी सह प्रभारियों के साथ, और उस बैठक के बाद दिल्ली सदन में वो थी, उत्तराखंड सदन में, और उसके बाद ये बताया गया था कि शाम को भी तबियत नासाज हुई थी, इसलिए वो हल्द्वानी या देहरादून वापस नहीं लौटी थी। जिस तरीके से अब ये खबर आई है कि उनका देहांत हो गया, दुखद उनकी मृत्यु हो गई है, तो लिहाजा तकलीफ में थी वो। और मुख्य तौर पर वजह ये मानी जा रही है कि कोविड, पोस्ट कोविड जो कॉम्प्लिकेशंस थे वो उनके बड़े हैं, क्योंकि वो पिछले दिनों से एक हफ्ते में 2 बार लगातार उनका दिल्ली दौरा हुआ है, 2 दिन के अंतराल में। इससे पहले भी 2 दिन पहले भी एक बैठक हुई थी जिसमें देहरादून से भी कांग्रेस के नेता गए थे, और हल्द्वानी चूंकि इनका आवास है, इनके विधानसभा सीट भी है हल्द्वानी इंदिरा हृदयेश जी, तो ये वहां से इनका आना जाना हो रहा था। तो कॉम्प्लिकेशन को मुख्य वजह माना जा रहा है। हालांकि इसकी डिटेल आधिकारिक तौर पर क्या डिटेल है वो बाद में पता चलेगी, लेकिन फिलहाल कॉम्प्लिकेशन थे इनको, इस तरह की जानकारी मिल रही है जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फहीम आपका इस जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर है उत्तराखंड की सियासत से। 80 साल की थी इंदिरा हृदयेश, और उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी और कद्दावर नेता विपक्ष हुआ करती थी, और लगातार बताया जा रहा है कि पोस्ट कोविड के बाद लगातार 2 बार उनका दिल्ली का दौरा हुआ था, और दिल्ली में उत्तराखंड सदन में उनका निधन हुआ है। जैसे ही इस खबर पर ज़्यादा कुछ अपडेट आएगा हम आपको तत्काल उस पर अपडेट कराएंगे। एक बार फिर से हम रुख करते हैं अपनी बहस की ओर, जिस पर हम बात कर रहे थे। हरिश्चंद्र श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर राजपाल कश्यप भी बने हुए हैं, और प्रेम कुमार जो वरिष्ठ पत्रकार वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राजपाल जी, जो उत्तर प्रदेश सरकार की प्लानिंग है कि अगले 1 दिसंबर तक में 1 लाख नौकरी सृजित करना, इसको आपकी पार्टी किस तरीके से देख रही है? सरकार की प्लानिंग, सरकार की तैयारियों को किस नजरिए से देखती है? धर्मराज जी, ये एक चुनावी एजेंडा है, प्रोपेगेंडा है। अगर इनको वास्तव में बेरोजगारों को भर्ती करना होता तो पहले दिन से काम करते। अब तो वैकेंसी कब निकलेंगी, कब भर्ती हुए, इन्होंने तो वो भी रिजल्ट नहीं निकाल पाए जो माननीय अखिलेश यादव जी ने भर्तियां करा दी। रिजल्ट बना तैयार रखा है, कई भर्तियों के इंटरव्यू हो चुके जिनके रिजल्ट नहीं तैयार करवा के निकलवा पाए। और बेरोजगारी की तो बीजेपी शासन काल में 58 साल का रिकॉर्ड टूटा है, सबसे बड़ी बेरोजगारी। हाँ, देश के सरकार ने भी कहा था 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे प्रत्येक वर्ष, वो नौकरियां कहाँ चली गई? इनके आंकड़े कह रहे 4 लाख हमने सरकारी नौकरियां दे दी, वो कहाँ आंकड़े हैं 4 लाख? ये जैसे मेडिकल कॉलेज बता दिया, अभी होर्डिंगें लगी थी, बड़े बड़े प्रचार किए गए, कितने मेडिकल कॉलेज खोल दिए। एक मेडिकल कॉलेज में योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश में दौरा किया, एक मेडिकल कॉलेज में अपने चले गए होते जहां वाया होता। ये केवल आंकड़ों में है। और आप बताइए, भर्तियां तो हो रही हैं। अभी बांदा में कृषि विश्वविद्यालय में भर्ती की गई, मुख्यमंत्री के जात के 15 वैकेंसियों में मुख्यमंत्री के जात के 11 लोगों की भर्ती कर दी गई। तो ये है। माननीय अखिलेश यादव जी के समय में भर्ती होती थी तो झूठे आरोप लगाते थे, 58 एसडीएम यादव कर दिए गए। वो सूची लाओ, कहां 58 एसडीएम यादव? ये प्रोपेगेंडा फैलाने की पार्टी है, ये झूठ फैलाने, अफवाह फैलाने की पार्टी है। आप बताइए, यूपीएससी में ये करे उत्तर प्रदेश के लोगों को भर्ती कर देंगे? यूपी पीसीएस की परीक्षा हुई, सब बाहरी प्रदेश के लोग भर्ती हुए हैं। आप निकलवा के देखिए कितने बाहरी प्रदेशों के, ज्यादातर बाहरी प्रदेशों के लोग भर्ती हुए, क्योंकि इन्होंने ऐसा पेपर सेट किया जिसमें उत्तर प्रदेश के लोग नहीं आ पाए, जबकि पहले उत्तर प्रदेश से संबंधित ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे। जिस भी प्रदेश की परीक्षा होती उसमें ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते। आज ऐसी नीतियां, कार्यक्रम, वो तो कहो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने उत्तर प्रदेश में हिंदी लागू कर दी थी, नहीं तो उत्तर प्रदेश के लोग तो भर्ती ही नहीं हो पाते।
तो ये ठीक है। जिस तरीके का, और शिक्षकों अभी 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, कितने शिक्षक उसमें आप बताइए, उसमें तो आरक्षण भी ठीक से नहीं लागू किया गया, अन्याय किया गया, और उसको आयोग, राष्ट्रीय आयोग ने भी कहा, उसके बाद में भी नहीं हो पा रहा। ठीक है और सर, भर्ती कैसे हो रही? आप कह रहे हैं ये प्रोपेगेंडा है, आप इसको मंत्री के भाई हो रहे हैं भर्ती। ठीक, हाँ, मंत्री वो के भाई भर्ती हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उन्होंने इस्तीफा भी दिया, जिस दबाव में था, जैसा भी था, उस पर बड़ा क्वेश्चन चिन्ह लगा, प्रश्न चिन्ह लगा था, उस पर हमले में भी उस खबर को दिखाया था। मेरे साथ प्रेम कुमार जी भी बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, ये तो तय है कि जब चुनाव के वक्त आखिरी जो 5 साल की सरकार होती है, आखिरी साल में अगर आप कुछ करते हैं तो विपक्ष को सीधे सीधे चुनाव से जोड़कर देखेगा। तो यहां पर योगी जी भी इस चीज से बच नहीं सकते, ये चीजें चलती हैं। लेकिन अगर 1 लाख लोगों को दिसंबर तक रोजगार दे दिया जाता है, हालांकि चुनौतियां होंगी, और उत्तर प्रदेश के साथ एक बड़ी त्रासदी रही है कि कुछ भी कभी परीक्षाएं होती हैं तो उसको चैलेंज किया जाता है, मामला कोर्ट में चला जाता है, परिणाम आते हैं उसको भी कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाता है। ये बड़ी त्रासदी उत्तर प्रदेश के साथ रही है। देखिए धर्मराज जी, ज्यादा समय नहीं हुआ है, पिछले साल नवंबर के आसपास हम लोग इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे, और योगी सरकार ने 50 लाख लोगों को नौकरी देने का एक प्लान रखा था कि मार्च तक हम 50 लाख को देंगे नौकरी। अब वो हेडलाइन मेरे पास मैंने खोज कर निकाली हुई है कि वो आप देख सकते हैं, वो था कि 5 महीने में 50 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए है। ये है योगी सरकार का मास्टर प्लान। ये तो मैंने आपको याद दिलाने के लिए दिखाया, लेकिन हम लोग इस डिबेट में शरीक हुए थे। हुआ क्या, 50 लाख लोगों को नौकरी देने का, मार्च तक नौकरी दिया जाना था। तो यहां तक कि मीडिया भी क्या करती है, हेडलाइन मैनेजमेंट की पार्टिसिपेंट तो हो जाती है, लेकिन मीडिया फिर वो काउंटर क्वेश्चन करने के लिए नहीं जाती कि भाई वो 50 लाख नौकरी क्या है। आज भी अगर 1 लाख नौकरी का वादा है, ठीक है, ये 4 लाख आपने नौकरी दी, एक 5वें साल में 1 और लाख नौकरी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, ये रोजगार पैदा हो, ये उत्तर प्रदेश की जनता के और बेरोजगार युवकों के हित में है, और ये होना चाहिए। मगर ये क्या वास्तव में हो पाता है? पिछली घोषणाएं जो हुई हैं उसका क्रियान्वयन हो पाता है? कोई जवाब देता है कि हमने ये घोषणा की थी, इस पर ये अमल हुआ? सवाल तो अभी पूछा जाना चाहिए कि उस 50 लाख नौकरी का क्या हुआ? मार्च तक दिया जाना था, कोविड तो अप्रैल से, मार्च के बाद तेज चढ़ा ना, तो दूसरा वेब, लेकिन मार्च तक तो 50 नहीं सर, उसमें तो एक फैक्टर ये भी होगा कि 50 लाख तो सरकारी नौकरी कोई सृजित नहीं, उसमें एमएसएमई सेक्टर के भी होंगे, अलग अलग सेक्टर के होंगे, उसको ओवरऑल ऐड किया गया होगा ना। मैं निश्चित रूप से, जब 50 लाख नौकरी की बात की गई थी, मास्टर प्लान बताया गया था, मीडिया में हेडलाइंस बन रही थी, तो वो सिर्फ सरकारी नौकरी की बात नहीं थी, अब तमाम तरह की नौकरियों की बात थी। लेकिन नौकरियां तो थी, चाहे पकौड़ा बेचने वाली नौकरी क्यों ना हो, लेकिन नौकरी तो थी। तो जवाब तो देगा वो 50 लाख नौकरी हुई कि नहीं हुई, इसका जवाब कौन देगा? ठीक है, केवल हेडलाइन छापने के लिए मीडिया है कि कोई क्वेश्चन भी होगा? ठीक है सर, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हमारे साथ है, वो जवाब देंगे। हरिश्चंद्र अग्रवाल जी, आपने आरोपों को सुना, क्या रिस्पॉन्ड करेंगे आप? देखिए, प्रेम कुमार जी पत्रकार हैं, तो मुझे लगता है कि जिस तरह को वो सवाल कर रहे हैं, उस तरह के सवाल करने के बजाय यदि वो थोड़ा स्टडी करते, या खुद जो एमएसएमई सेक्टर की लगभग 55 लाख इकाइयां पूरे उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं, और जिस तरह से बैंकों के माध्यम से, ये 55 लाख कब से हुए हैं सर? ये भी थोड़ा, अगर आपका कोई फिगर हो। ये तो मैं नहीं बता सकता कि 55 लाख कब से हैं, लेकिन जिस तरह से उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करके पिछली कोविड में तमाम तरह के उद्योग और व्यापार तबाह हो गए थे, उन सबको पुनर्जीवन दे करके उन सबको गतिमान करने का काम जो योगी सरकार ने किया, वो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। और मुझे लगता है कि इसमें 50,000 से लेकर के 50,000 से लेकर 1 लाख तक की इकाइयां ऐसी होंगी कि जो कोविड फर्स्ट में जो लोग, प्रवासी लोग जो विभिन्न प्रदेशों से आए थे, उन्होंने सरकार के सपोर्ट से अपने निजी उद्योग यहाँ खोले। और थर्ड पार्टी सीएमआईआई की रिपोर्ट अगर देख लेते प्रेम कुमार जी, और थर्ड पार्टी जो सर्वे हुआ था उसकी रिपोर्ट देख लेते कि एमएसएमई सेक्टर में और ओडीओपी में बात वो न करते।
और मुझे लगता है कि मैं प्रेम कुमार जी से आग्रह करूंगा, ये मेरे लिए भी बहुत अच्छा रहेगा कि वो इन चीजों का खुद स्वतः पत्रकार हैं, वो सर्वे कर लें, रैंडम सर्वे कर लें, तो भी उनको इसका पूरा प्रमाण मिल जाएगा। ठीक है। मैं तो लेकिन सर इसमें एक मिनट सर, क्योंकि आप 1 लाख सरकारी नौकरी का प्लान कर रहे हैं, जो मैंने सवाल उनसे पूछा था वो सवाल आपसे भी है कि उत्तर प्रदेश के साथ तो एक बड़ी त्रासदी रही है, वो किसी भी स्तर पर रही हो, कि कोई भी सरकारी बहाली जब आती है तो मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है, उस पर कई बार सरकारें भी लाचार हो जाती हैं। नहीं, देखिए वो बात आपकी बिल्कुल सही है, कई तकनीकी पक्ष होते हैं और जिसको लेकर के लोग कोर्ट पे जाकर के व्यवधान डाल देते हैं, परंतु ये अगर ये कोविड का सेकेंड वेव ना ही होती तो मुझे ठीक है। राजपाल जी, ये सर उत्तर प्रदेश के साथ तो रहा है ना सरकारी नौकरियों को लेकर? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने तो उत्तर प्रदेश में 5 लाख सरकारी नौकरियां देने का काम किया था और 1,72,000 शिक्षा मित्रों को परमानेंट करने का काम किया था। इन्होंने तो उतने शिक्षक भी नहीं भर्ती किए जितने हटाए हैं, जितने हटाए हैं उतने भी नहीं भर्ती किए। प्रेम कुमार जी ने सही कहा, बड़ी पत्रकार है, समाजवादी पार्टी को एक ट्रेनिंग दी जाती है झूठ बोलने की, लेकिन आपकी सरकार में केवल 2 लाख लोगों को नौकरियां दी गई। आप तो कम से कम झूठ मत बोलिए, आप जनप्रतिनिधि हैं, कम से कम आप तो झूठ मत बोलिए। ये आपकी चलिए, ये ब्लेम गेम तो चलेगा कि आप सच, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। प्रेम कुमार जी, आखिरी सवाल सर, कि ये तो एक बड़ी चुनौती यूपी में जिसकी भी सरकार रही उनके साथ होती है, क्या क्योंकि आप बहुत सीनियर हैं, मैं आपसे बहुत शॉर्ट में 10 सेकंड या 15 सेकंड में जानना चाहूंगा, इसको लेकर क्या सरकारें पहले सोचती नहीं है कि प्लानिंग नहीं करते इसको, अगर मामला कोर्ट में चल जाएगा तो हम कैसे इसको डिफेंड करेंगे? देखिए धर्मराज जी, सबसे पहली बात है कि कोर्ट में जाना कोई नेगेटिव बात नहीं है। कोर्ट में जाने को आप नकारात्मक क्यों ले रहे हैं? कोर्ट तो हमारे देश की व्यवस्था है, वहां कोई भी जाता है तो इसको, ये रोजगार रोकने का काम नहीं है। ये रोजगार को सही तरीके से कराने के लिए जो भी शंका समाधान है उसके लिए लोग कोर्ट जाते हैं। इसको हम निगेटिव क्यों लेते हैं? नहीं सर, मैं निगेटिव मैं निगेटिव इसलिए मैंने बोला सर, क्योंकि ये फिर जब खिंचता जाता था, लंबा चौड़ा खिंचता जाएगा। सरकारें पहले से तय कर ले कि इफ एंड बट वाली स्थिति ना बने तो शायद जो उनकी प्लानिंग है वो एग्जीक्यूट हो सकती है, इसलिए मैंने सवाल पूछा था। सर वक्त खत्म हो गया है। हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर चर्चा मेरे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर राजपाल कश्यप सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेम कुमार जी, सीनियर जर्नलिस्ट सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो योगी सरकार 4 लाख सरकारी नौकरी 4 साल में दे चुकी है और अगले दिसंबर तक उनकी प्लानिंग है कि वो 1 साल और नौकरियों को सृजित करेगी और इसको लेकर बाकायदा जो विभाग हैं उन तमाम विभागों को निर्देशित किया जा चुका है। लेकिन सरकार को यह भी चाहिए कि इसके लिए जो इफ एंड बट आते हैं उस पर भी जरूर पहले ही गौर कर लिया जाए। तो अभी इस चर्चा में इतना ही।